नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अकबर की राजपूत नीति की बात करेंगे, जो कि अकबर को अकबर महान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अकबर ने राजपूत शासक वर्ग के प्रति एक नई नीति अपनाई, जो पहले से चले आ रहे संघर्ष के विपरीत सद्भाव, मैत्री और सहयोग की भावना से प्रेरित थी। इससे मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। तो भाई, इस नीति के उद्देश्य क्या थे? तो अकबर जब गद्दी पर बैठा है तो उसके सामने प्रमुख 4 उद्देश्य थे। पहला, मुगलों की सत्ता को अफगानों द्वारा प्रस्तुत चुनौती का अंत करना। आपको ध्यान है ना, बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अफगानों के कारण हुमायूं को साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। मच्छीवाड़ा के युद्ध में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, लेकिन अफगान चुनौती अभी भी बनी हुई थी, तो इस चुनौती का अंत करना था अकबर को। दूसरा उसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य का विस्तार करना। तीसरा, मुगल सामंत वर्ग में जो उज्बेक सामंत थे ना, वो बहुत उद्दंड थे, बार बार विद्रोह करते थे, तो उनकी उद्दंडता पर अंकुश लगाना भी अकबर का एक प्रमुख उद्देश्य था। और जो चौथा उद्देश्य था वो था भारत की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के बीच मुगल शासन को लोकप्रिय बनाना। तो इन 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजपूतों का सहयोग इम्पॉर्टेंट हो सकता था। तो राजपूतों की सहायता से अफगानों की चुनौती का दमन किया जा सकता था, और क्योंकि मुगलों और राजपूतों की मिलीजुली शक्ति का सामना करना अफगानों के लिए कठिन होता। फिर राजपूताना का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और यहाँ मुगलों की सत्ता बनाए बिना पश्चिम और दक्षिण के साम्राज्य में विस्तार करना संभव नहीं था। उज्बेकों पर अंकुश लगाकर सम्राट की सत्ता को सुदृढ़ बनाया जा सकता था, और क्योंकि राजपूत भारत के शासक वर्ग के रूप में थे, इसलिए इनका सहयोग प्राप्त कर भारत की जो शेष हिंदू जनता थी उसका भी सहयोग आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तो इन परिस्थितियों को भली भांति समझते हुए अकबर ने राजपूतों के प्रति एक नई नीति का विकास किया। इस नीति का आरंभ हम 1562 ईस्वी में आमेर के शासक राजा भारमल के साथ संधि के रूप में देखते हैं। राजा भारमल का क्या कहा किस्सा था? एक्चुअली राजा भारमल के विरुद्ध उन्हीं के सगे संबंधी कई विरोधी कार्यवाहियां कर रहे थे, और इन विरोधी संबंधियों को मालवा के मुगल प्रशासक का सहयोग प्राप्त था। अकबर इसी समय अजमेर की यात्रा पर जा रहा था, और राजा भारमल ने उनसे जाकर भेंट की और मैत्री संबंधों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अकबर ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और दोनों राजघरानों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारमल की पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर के साथ हुआ। इन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। 1563 में मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया, जो मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। लेकिन इसके बाद कुछ समय तक अकबर ने राजपूताना के क्षेत्र में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। 1567 में अकबर ने फिर से राजपूताना की ओर तरफ ध्यान दिया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लंबे संघर्ष के बाद 1568 में चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन राणा उदय सिंह द्वारा मुगलों का विरोध जारी रहा। राणा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र राणा प्रताप ने भी ये प्रतिरोध जारी रखा। 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, और इन सारी विजयों से प्रभावित होकर कई छोटे राजपूत राज्यों ने, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 1576 में अकबर ने मेवाड़ के नए शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। राणा प्रताप ने युद्ध में पराजित होने पर भी अकबर का विरोध जारी रखा। अकबर के जीवन काल में मेवाड़ राज्य मुगलों के अधीन नहीं आ सका। फिर भी राणा प्रताप की हार से बूंदी, कोटा, ओरछा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि राज्यों ने मुगलों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 1578 ईस्वी तक राजपूताना का अधिकांश क्षेत्र मुगल साम्राज्य के प्रभाव में आ चुका था। तो राजपूत नीति एक्चुअली थी क्या, मतलब इस नीति के तहत किया क्या गया? तो संधि एक्चुअली ये एक तरह की संधि थी राजपूतों और मुगलों के बीच।
तो इस नीति के तहत राजपूत शासकों पर निम्नलिखित शर्तें आरोपित की जाती थीं कि वे मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे, निर्धारित वार्षिक नजराना देंगे, सैनिक सेवा प्रदान करेंगे मुगलों को, और अन्य राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में मुगल सम्राट की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे और संधि को भंग नहीं करेंगे। ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, लिखित संधि नहीं है, लेकिन जो व्यवहार हम देखते हैं मुगलों और राजपूतों के बीच, उससे प्रतीत होता है कि ये इस तरह से इनका जो परस्पर व्यवहार था वो इन शर्तों के आधार पर निर्धारित होता था। अब बदले में राजपूत राजाओं को क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी? तो बदले में मुगलों ने राजपूत शासक और उसके वंश की रक्षा का आश्वासन दिया, राज्य की सीमा पर मुगलों द्वारा आक्रमण न करने का आश्वासन दिया और किसी अन्य शक्ति के आक्रमण से भी सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुगल सेना और मुगल प्रशासनिक सेवा में राजपूतों को हिंदू मुसलमान का भेदभाव किए बिना प्रतिनिधित्व दिया गया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात वो ये कि राजपूतों के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में मुगलों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण था। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अकबर ने कई राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की, लेकिन ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी और इसी वजह से मुगल राजपूत संबंध प्रभावी भी रह पाए, क्योंकि इस तरह की कोई बाध्यता नहीं दिखाई गई कि उनका धार्मिक सांस्कृतिक जीवन बदला जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा उसमें, और या फिर उनकी बेटियों से बहनों से, राजपूत बेटियों और बहनों से ज़बरदस्ती शादियां की जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। जो राजघराने इच्छुक थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जो अनिच्छुक थे उन्हें बाध्य नहीं किया गया, जैसे कि रणथंभौर के हाड़ा वंश के साथ मुगलों ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। यह भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि मुगलों की सेवा में जो राजपूत सम्मिलित हुए उन्हें अकबर ने कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, जैसे कि वे चाहें तो केवल राजपूत मनसबदारों को ही अपने अधीन सेवा में रख सकते हैं। वेतन जागीर के रूप में वंशानुगत भूमि अनुदान केवल उन्हें प्राप्त था। साम्राज्य के बड़े पदों पर उन्हें प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और राजा भगवान दास जैसे ऐसे राजपूत मनसबदार थे जो बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण थे। अब हम अगर इसकी समीक्षा करें कि भाई अकबर की राजपूत नीति सफल रही कि विफल रही, तो पूरी तरह से ये नीति सफल हुई। इसे अकबर की कूटनीतिक प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। अकबर राजपूतों के महत्व को समझता था और उनकी हेल्प लेने का इच्छुक था। उसने राजपूतों के प्रति उदारता का परिचय देकर उन्हें अपना फैन बना लिया और इससे उसके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति आसान हो गई। राजपूतों की हेल्प से अफगानों के विरोध की समस्या समाप्त हो गई, साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। राजपूतों को मुगल शासक वर्ग में प्रतिनिधित्व देकर अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि मुगल राज्य भारत में एक विदेशी राज्य नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारत की भूमि में ही है और इसे भारतीय प्रजा का सहयोग भी प्राप्त हो गया। इस नीति से भाई राजपूतों को भी लाभ हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगलों को फायदा हुआ, राजपूतों को भी बहुत लाभ हुआ। राजपूत और राजस्थान के क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव स्थापित हो जाने पर शेष उत्तर भारत से राजस्थान का घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो गया और इस क्षेत्र ने भी शांति और सुव्यवस्था का अनुभव किया। इससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुगल सेवा में सम्मिलित होकर राजपूत मनसबदार सारे भारत में फैल गए और जब हम बाहर जाते हैं ना अपने इलाके से, तो हमारे मेंटल होराइजन का जो विस्तार होता है, हमारा मानसिक और राजनीतिक क्षितिज बढ़ता है। इससे दीर्घगामी प्रभाव हुए। सबसे उल्लेखनीय फायदा ये हुआ कि शासक वर्ग के स्तर पर संघर्ष और जो टकराव की स्थिति हमेशा बनी रही पूरे सल्तनत काल में, वो अब समाप्त हो गई। सामंजस्य और सहयोग की परंपरा का आरंभ हुआ और इसके राजनीतिक प्रभाव
भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़े। बहुत सारी चीज़ों का कला संस्कृति के स्तर पर मुगलों और राजपूतों में पारस्परिक आदान प्रदान हुआ। इससे भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई। अतः ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि अकबर की यह नीति महत्वपूर्ण और रचनात्मक सिद्ध हुई और इसका प्रभाव केवल राजनीतिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ा। इसी के साथ हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अकबर पर बनने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय प्रश्नों में से है उसकी राजपूत नीति और उसकी धार्मिक नीति। अगले वीडियो में हम उसकी धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।